देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार के भी वरिष्ठतम मंत्री और मेरे बहुत ही पुराने मित्र, मैं कह सकता हूं कि जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तब से हमारे उनके साथ मित्रता है। ऐसे श्रीमान सुरेश जी खन्ना और अभी कुछ समय पहले एक युवा नेता जिसकी कांग्रेस में रहते हुए भी एक अपनी छवि, भले ही विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया हो भ्रष्टाचार, लेकिन एक शख्स वहां पर ऐसा था जिसका नाम जतिन प्रसाद था। उसके ऊपर उंगली उठाकर भी कोई नहीं कह सकता था कि कभी भ्रष्टाचार की दाग लगी। और इस समय हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं श्री जितिन प्रसाद जी और वे विक्रम सिंह। मैं आते ही मैंने कई लोगों से पूछा, वीर विक्रम सिंह के ऊपर कोई आरोप तो नहीं? क्योंकि बहनों भाइयों, पहली बात मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संबंध में पूछता हूं तो मुझे यह जानकारी दी गई कि वीर विक्रम सिंह ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी विधायक का दायित्व निभाया है। ऐसे वीर विक्रम सिंह, श्रीमती ममता यादव यहां के अध्यक्ष जिला पंचायत, ब्रज बहादुर भारद्वाज जी और कृष्ण जी जिला संयोजक, वीरेंद्र प्रताप सिंह पूर्व विधायक, श्री बलबीर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष और श्री अरुण सागर। बहनों भाइयों, अरुण सागर के लिए मैं यहां पर आया और उस समय जब आया था तो अरुण सागर जी जब बोले थे तो मैं सोचता था कि भारत की संसद में जाएंगे, एक सामान्य वक्ता के रूप में रहेंगे। लेकिन अरुण सागर जी आपकी क्षेत्र की समस्याओं को जिस प्रभावी तरीके से भारत की संसद में आवाज देते हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और अरुण सागर जी के ऊपर भी कोई नहीं कह सकता कि कोई आरोप लगा हो, कोई दाग लगी हुई हो। ऐसा सांसद आप लोगों ने चुना है। और श्री अनिल सिंह कमान, श्री पवन सिंह, श्री सुधीर सिंह, श्री राजीव कश्यप, श्री संजीव शर्मा, श्री अंशुल कुमार, श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता, श्री अजीत सक्सेना, श्री सत्यभान सिंह, श्री रजनी सिंह और श्री मिथिलेश कुमार। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और केवल कंठ के ऊपर से निकली हुई आवाज नहीं है, मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब मैं आपके बीच आया हूं और अपनी झोली हमने फैलाई है, आप लोगों ने बहनों भाइयों मेरी झोली को भर दिया है। जब भी मैं आया, आपका जो मेरे ऊपर ऋण है मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपका परिचय हो या न हो, यदि आप दिल्ली में मुझसे मिलेंगे और बतलाएंगे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूं तो निश्चित रूप से मुझे आपका खैर मकदम करते हुए खुशी होगी। कई ऐसे क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में जहां मैं जाता हूं। अब मैं पंजाब में था 2 दिन पहले, 3 सार्वजनिक सभाएं लगी हुई थी। 2 विधायक तो बार बार यही कहते थे कि राजनाथ सिंह जी को बुलाओ, राजनाथ सिंह जी को बुलाओ, तो मैं इस बार भी जी। और बहनों भाइयों, जैसे यहां पर भीड़ लगी है ऐसे ही और भी बड़ी भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ वहां पर मौजूद। जनता का ऐसा अद्भुत प्यार यदि किसी को प्राप्त हो तो इससे बड़ा ईश्वर का और कोई दूसरा वरदान नहीं हो सकता। बहनों भाई, जनता ही जनार्दन होती है। और आज यदि मैं आप सबके सामने आया हूं तो फिर से एक तो भरपूर मतदान करने की अपील करने के लिए आया। लोकतंत्र में मतदान की क्या अहमियत होती है यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि मतदान यह लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान होता है, सबसे बड़ा दान होता है। और आप लोग
इस बार जो मतदान करेंगे बहनों भाइयों, केवल एक सरकार ही नहीं बनाएंगे, आप उत्तर प्रदेश का भाग्य लिखने जा रहे हैं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। जब से केंद्र में हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है, उस सरकार ने क्या काम किया है, और हमारा उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री रहते हुए श्री योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया है, आप अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, सपा और बसपा की सरकारें रही, एक मैं अपील करना चाहता हूं कुछ बोलने के पहले, हमारी कोई बात गलत हो तो ताली मत बजाइए, क्योंकि आज तक हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है बहनों भाइयों। अब हमारी चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार, उसके पहले कांग्रेस की भी सरकारें रही, सपा की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार। बहनों भाइयों, हर सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे, लेकिन कोई मां का लाल, चाहे वो भारत का रहने वाला हो अथवा दुनिया के दूसरे देश में भारतवासी रहता हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। सबसे पुराने मंत्री ये सुरेश जी खन्ना बैठे, 9वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है यह शाहजहांपुर बहनों भाइयों, रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। मैं तो सुरेश खन्ना जी को मैं कहता हूं कि सचमुच यह राजनीतिक क्षेत्र में यह काम करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र का मैं सुरेश खन्ना को संत के रूप में मैं इन्हें सम्मानित करना मैं चाहता हूं। संत के रूप में अपनी भूमिका निभाए, अद्भुत जो भी मिला सबने इनकी गाली। और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कभी गड़बड़ नहीं हो सकती मेरे भाई। व्यक्तिगत मैं दावा नहीं करता कि हमारे यहां सब दूध के धोए बड़े पाक साफ हो सकता है व्यक्तिगत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी गलत नहीं हुई। और यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में आपके भरोसे को टूटने नहीं देगी, आपके विश्वास को टूटने नहीं देगी। हमने अब तक जो कहा है उसे किया है, हमारी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास समाप्त होता चला गया, और यह विश्वास का संकट भारत की राजनीति में गहरा होता चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम भरोसा नहीं टूटने देंगे, विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने देंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे 1951 में, हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय घोषणा पत्र जब जारी किया था 1951 आजादी मिलने के 4 साल बाद, तो उस समय अपने घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का। बहनों भाइयों, हम लोगों ने करके देखा, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, लेकिन पिछली बातों को मैं उधेड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन हो गया, बन गया भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारतीय मूल के, वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न होता, भग कर वहां से भारत आते थे। भारत की नागरिकता न मिलने के कारण यहां पर जलालत की जिंदगी वह जीने के लिए मजबूर होते। हम लोगों ने बहुत पहले कहा था, हमारी जिस दिन सरकार बनेगी और संसद में स्पष्ट बहुमत मिलेगा, हम एक नागरिकता कानून बनाएंगे ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का रहने वाला कोई भी अल्पसंख्यक यदि भारत में आ गया, नागरिकता लेना चाहता है तो उसे नागरिकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 84 से हम लोग कहते चले आ रहे हैं हमारी सरकार आएगी
ऐसे हालात पैदा होंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, अब आप जानते हैं इस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां हो रहा है, जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कोई मंदिर की बात करते हैं। हम करते हैं मंदिर की, हम सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं जिस पर गौरी ने आक्रमण करके तहस नहस कर दिया। उसको या तो हमारे पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका निर्माण कराया था, नहीं तो भव्य स्वरूप उस सोमनाथ मंदिर को देने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। काशी विश्वनाथ मंदिर आताताइयों ने आकर उसे तोड़ दिया, अहिल्याबाई ने उसका निर्माण कराया कुछ हद तक, लेकिन फिर भी जो भव्य स्वरूप होना चाहिए था काशी विश्वनाथ मंदिर का, वह उसे प्राप्त नहीं हो सका था। आजाद भारत के इतिहास में इस काम को यदि किसी ने पूरा कराया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरा कराया। बहनों भाइयों, उदाहरण बहुत सारे हैं। केदारनाथ में तबाही आई थी, केदारनाथ की हालत क्या हो गई। चारों धाम आप दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे, रोड कितनी खराब थी। लेकिन ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में बनाने का काम यदि कोई सरकार कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। हम मंदिरों की बात करते हैं, क्यों करते हैं? हम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, हम देश की विरासत को भी सुरक्षित रखेंगे और देश का विकास भी हम करेंगे। जो अपने देश की विरासत को सुरक्षित नहीं रख सकता, जो अपनी जड़ों से कट जाता है, उसकी हालत भी कटी पतंग की तरह हो जाती है। हम भारतवासियों को किसी भी सूरत में कटी पतंग नहीं होने देंगे। सचमुच जिन शहीदों के कारण हमको आजादी मिली है, चाहे हमारे राम प्रसाद जी बिस्मिल हों, चाहे ठाकुर रोशन सिंह हों, अशफाकुल्लाह, बहनों भाइयों, उनकी जो ख्वाहिश रही है जैसा भारत देखने की, वैसा भारत बनाना यह हमारा संकल्प है। क्या अशफाकुल्लाह खान जवानी थी 24-25 साल की, मां बार बार कहती थी बेटा शादी करो, निकाह करो, शादी करो, बहू लाओ। लेकिन अशफाकुल्लाह की ख्वाहिश थी आजादी हासिल करनी। जब फांसी की सजा हो गई अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में, फांसी के तख्त पर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? बहादुर अशफाकुल्लाह खान ने उसी तख्त पर, फांसी के तख्त पर खड़े हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां से कह दो तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। इस आजादी को सुरक्षित रखना मेरे बहनों भाइयों, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और एक अपील आप लोगों से यह भी करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, इस आधार पर एक दूसरे के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। बहनों भाइयों, भारत में जो भी रहता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, पारसी, सभी भाई भाई डंके की चोट पर बोलो। यह देश उन ऋषियों और मनीषियों का है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, दुनिया के किसी एक देश से गया है बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत से गया है कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। यह सब सारी राजनीतिक पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस जाति, पंथ, मजहब के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति यदि की जानी चाहिए, जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति की जानी चाहिए। न्याय सभी को, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। यह हमारी सोच है। बहनों भाइयों, कुछ जानकारी भी मैं आपसे लेना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, वह सब सारी योजनाएं यहां पर लागू हुई हैं कि नहीं?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपको 6,000 रुपया आपके बैंकों में पहुंच रहा है। 6,000 में एक आध दो पैसा कम तो नहीं होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार कहा था, ईमानदारी से, मैं किसी प्रधानमंत्री के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करता। प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन संस्थाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने बहुत मजबूरी में कहा था राजीव गांधी जी ने, क्या करें, 100 पैसा मैं ऊपर से भेजता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच रहा है। यह लाचारी है। लेकिन बहनों भाइयों, 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं, भ्रष्टाचार की चुनौती को स्वीकार करता हूं। और सिस्टम में बदलाव लाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि आज 100 रुपया ऊपर से चलता है, 100 का 100 रुपया आपकी जेब में। भ्रष्टाचार कहने से समाप्त नहीं होता, व्यवस्था में, सिस्टम में यह बदलाव लाना है। आवास की बात हम लोगों ने की थी। बहनों भाइयों, किसी को भी हम कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे, किसी को कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां पर भी बहुत सारे लोगों को ये मकान, अब जैसे 8,482 आवास स्वीकृत हैं, 7,211 आवास बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ लोगों को आवंटित हो गए हैं। ये हुआ है कि नहीं? अबे कुछ लोगों को मिला है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, इसमें से भी कोई कच्चे मकान में रहता हो, जरा हाथ उठाकर बताइए, ईमानदारी से बताइए। हाँ है 20, 25, 30, 40, 50। जिनके पास कच्चा मकान है, कहा है आपको पक्का मकान मिलकर रहेगा। बहनों भाइयों, ना मिले तो यहां पर हमारे सुरेश खन्ना जी हैं, हमारे अरुण सागर हैं, जतिन प्रसाद जी हैं, या आपके विधायक जी विक्रम सिंह हैं, इन लोगों को बताइए निश्चित रूप से। इतना ही नहीं, कोरोना का संकट आपने देखा, 100 साल में ऐसी महामारी कभी नहीं आई। आज भी कोरोना, कोविड, इससे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, कि आज सारी दुनिया में इस बात की सराहना हो रही है, भारत ने कमाल कर दिया है कि कोरोना पर जिस तरीके से काबू पाया। और आपको भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक जितने खड़े हैं, इनमें अधिकांश लोगों को एक टीका अथवा 2 टीका लग चुका होगा। लगाए कि नहीं? हाँ, जरूर लगाओ। और आपको मैं बता दूं, ये टीका जो है, ये वैक्सीन पहले भारत में नहीं बनती थी। आज कोरोना के संकट के दौरान ही हम लोगों ने वैक्सीन, टीका भारत में बनाना प्रारंभ कर दिया, और रूस, अमेरिका और फ्रांस को भी भेजना प्रारंभ कर दिया। यह है भारत, यह है भारत। भारत का मस्तक ऊंचा होता रहे, भारत माता का भाग चमकता रहे, यही हमारे और आपके दिल की ख्वाहिश है, यही हमारे आपके दिल की ख्वाहिश। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति यदि करते हैं तो देश बनाने के लिए करते हैं, हम राजनीति समाज बनाने के लिए करते हैं। और इतना ही नहीं, गरीबों के लिए उस समय हमारे विपक्ष के लोग कहते थे, मोदी ने क्या कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, लोगों के पास खाने पीने की समस्या हो गई, करोड़ों की संख्या में मर जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लोग पैदल चल पड़े, काम बंद हो गए। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, हर गरीब परिवार को, और आज 80 करोड़ परिवारों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन मुहैया कराए जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है। संघर्ष है विकासवादियों में और विकास विरोधियों में। राजनीतिक पार्टियों की बात छोड़ो, संघर्ष है तो विकासवादियों में, विकास विरोधियों में। यदि आप विकास चुनेंगे तो सुशासन होगा और गरीब के घर राशन होगा, नौजवानों की कमाई और गरीबों को मुफ्त में दवाई मिली। अब आप कहेंगे कि हाँ, मुफ्त में दवाई मिल रही, नहीं मिल रही। लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड, इसमें आप 10, 20, 25 किसी के पास है,
आयुष्मान भारत, या अरे क्या पूछा, वेरी गुड, बहनों भाइयों, 1 लाख तक जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो। दुनिया में ऐसी किसी देश के पास योजना नहीं है, भले ही दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका क्यों न हो। एक से एक योजनाएं ये हमारी सरकार ने लागू की, लेकिन हमारे कांग्रेस सपा बसपा के दोस्तों को दिखाई नहीं। हर घर में नल में जल। हमारी माताएं बहनें जिनके पास पैसा